सहारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान में हाहाकार। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि 2001 में अमेरिका पर हमले के बाद जिस तेवर के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान में कदम रखा था, उससे लगा था कि वो तालिबान का पूरी तरह से सफाया कर देगा। लेकिन जिस तरह तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन के ड्राइंग रूम में चहलकदमी शुरू कर दी है, उससे तो ये आशंका भी है कि अमेरिका ने जानबूझकर तालिबान को वॉकओवर तो नहीं दे दिया। अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। राष्ट्रपति अशरफ गनी मुल्क छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान के काबुल में दाखिल होते ही शहर में भगदड़ मच गई। एयरपोर्ट का नज़ारा किस कदर अराजक हो चला है, जिसे जैसे विमान पर चढ़ने का मौका मिल रहा है वो चढ़ रहा है। इसी के चलते 3 लोग अमेरिकी विमान से नीचे भी गिर गए। तालिबान का खौफ किस कदर हावी है। कई सवाल और भी हैं जो अफगानिस्तान की फिजाओं में तैर रहे हैं। मसलन पहला सवाल, अमेरिका ने 20 साल तक रहकर आखिर क्या तीर मार लिया। ना अफगान फौजों में दम खम दिखाई दिया, ना तालिबान की ताकत कम हुई। महज 130 दिनों की जंग में ही तालिबान के आगे सब पस्त दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सवाल, अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होते ही इस रीजन में चीन, पाकिस्तान और रूस की भूमिका में क्या बदलाव आएगा, जो तालिबान को अंदर खाने सपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा सवाल, भारत की हैसियत क्या होगी, जिसका तालिबान से 36 का आंकड़ा ना सही लेकिन बहुत दोस्ताना भी नहीं है। ऐसे में अफगानिस्तान के रास्ते चाबहार और मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ मजबूत करना भारत के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। यही नहीं, भारत के 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी अफगानिस्तान के विकास की तस्वीर बदल सकते थे। इन पर भी रुकने का खतरा मंडराने लगा है। 20 साल तक अमेरिकी पहरेदारी के बाद फिर अफगानिस्तान उसी मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है जहां तालिबानी हुकूमत में करहाते अफगानियों ने 2002 से लोकतंत्र की खुली हवा में सांस लेना शुरू किया था। लेकिन अब 85% अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने फिर अपना वही खौफ कायम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। तालिबान की हुकूमत आते ही पाकिस्तान की बाँछें खिल गई हैं और उसे एक बार फिर 30-32 साल पुराना वक्त याद आ रहा है, जब अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए दुनिया के सुपर पावर कहे जाने वाले देश पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाने लगे थे। अब अफगानिस्तान में भारत के किए कामों की तारीफ पर पानी फेरने के साथ साथ जरांज हाईवे पर तालिबानी कब्जे और सलमा बांध को उड़ाने की कोशिशें बताती हैं कि भारत के खिलाफ तालिबान का रोड मैप कौन निर्धारित कर रहा है। इसके अलावा पाक की शह पर कश्मीर के रास्ते आतंक का खुला खेल भी शुरू होने का खतरा है। अफगानिस्तान में हाहाकार, बड़ी बहस के इसी कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज साहब, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर स्वास्तिक राव और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार। सिवाज साहब, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूँगा। अमेरिका समेत कई बड़े देश जो थे वो अपनी सेनाओं, अधिकारियों को छोड़कर वापस बुला लिया गया है, सेनाओं को वापस बुला लिया गया है, अधिकारियों को वापस बुला लिया गया है। ऐसे में अफगानिस्तान में जो हाहाकार मचा हुआ है, लग रहा है कि जो बाइडेन ने एक बड़ी गलती कर दी। देखो, बिल्कुल भूपेश, दिखने में तो अच्छा ही लगता है क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्रीमेंट साइन किया था तालिबान के साथ फरवरी 2020 कि हम 14 महीने में निकलेंगे, वायलेंस लेवल कम होगा और उसके बाद बातचीत होगी अफगान गवर्नमेंट की और तालिबान की, और उसके अंदर कुछ एक कंडीशनें थी। मगर जैसे ही जो बाइडेन आए, उन्होंने सबसे पहले अनाउंस कर दिया कि वो छोड़ देंगे अफगानिस्तान को 11 सितंबर तक और उसको प्रीपोन करके 31 अगस्त। जैसे उन्होंने किया तो एक प्रकार से तालिबान पे कोई प्रेशर नहीं था और तालिबान ने बातचीत करनी बंद कर दी और उसने सोचा कि हम पॉलिटिकली नहीं, मिलिट्रीली टेक ओवर करेंगे और पावर को शेयर नहीं, पावर को ग्रैब करेंगे। और ऐसे में वो एक के बाद एक इलाके को जीतते गए। और क्योंकि ये सच्चाई है कि सबने सोचा था कि रूरल एरिया तो ले पाएगा तालिबान, मगर अर्बन एरिया जो प्रोविंस की कैपिटल है उसको नहीं ले पाएगा क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार नहीं है, उनके पास एयर पावर नहीं है, उनके पास स्मॉल आर्म्स और मोटर है। और अफगान फोर्सेस के पास एयर पावर भी है और उसके बाद अमेरिका भी एयर पावर के साथ एयर स्ट्राइक देगा।
मगर ये एक विडंबना है, जो ग्राउंड पे सिचुएशन कुछ अलग हुई, वो एक के बाद एक प्रोविंस को जीतते गए और उसके बाद अभी एंड में तंगधार, हैरत, मजार शरीफ, जलालाबाद और फिर काबुल ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो एक इशारा था, कहीं ऐसा तो नहीं लगता ये फिक्स मैच है, क्योंकि जिस प्रकार से तालिबान ने इन इलाकों को जीता, एक अफगान फोर्स जो 3 से 4 लाख की है, जिसके पास मॉडर्न हथियार थे, जिसको ट्रेन भी किया था अमेरिका ने, वो एकदम हाथ खड़े कर दे 70,000 मिलिटेंट्स के अगेंस्ट, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और डॉक्टर स्वास्तिक, आप भी समझती हैं, आप सिवा साहब आता हूं आपके पास, आप भी इत्तेफाक रखती हैं AK सिवा साहब की बातों से कि एकदम से सरेंडर कर देना, अमेरिकी फोर्सेस वहाँ पर थी, उन्होंने ट्रेंड किया था, आधुनिक हथियार थे, 70-75 हज़ार आतंकी कैसे काबुल में घुस गए और क्या हाल कर दिया पूरे देश का। ये लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने वॉकओवर दे दिया तालिबान कमांडर्स को, तालिबान आतंकियों को। कोहली साहब, ऐसा है कि देखिए, आपने आधी बात का जवाब खुद ही दे दिया है। अमेरिका ने पिछले 20 सालों में करीबन $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट रहा है, खर्चा रहा है। 2500 अमेरिकियों की जान गई है, 1.5 लाख अफगानों की जान गई है। इतना इम्पोर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है अफगानिस्तान का, जहां पे अब अमेरिका ने अपने 20 साल दिए, न केवल रिपब्लिकन्स ने बल्कि डेमोक्रेट्स ने। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जो बाइडेन आए और ट्रंप जो रिपब्लिकन थे, और इस मतलब अमेरिका से विड्रॉ करने के फैसले को भी एक बायपार्टिसन सपोर्ट हमें यूएस में देखने को मिला। तो मेरे असेसमेंट के हिसाब से देखिए, यूएस की स्ट्रैटेजी वहां अलग तरह की है। यूएस ने ये चीज समझ ली कि वहां पे तालिबान को रोकना असंभव है। जिस तरह की सोसाइटी है अफगानिस्तान की, वहां पे वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश करना भी पॉसिबल नहीं है। और जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, अमेरिका एक अलग लेवल का ये गेम खेल रहा है। मेरे ख्याल से उनको तालिबान के साथ ऑलरेडी सारी डील हो चुकी थी, क्योंकि पहले ये हो रहे थे असेसमेंट की 3 महीने में काबुल फॉल करेगा, फिर 1 महीने में काबुल फॉल करेगा, और लास्ट जब हम डिस्कशन कर रहे थे उसके बाद महज 3 दिन में काबुल का फॉल हो गया। और आप जो तस्वीरें हैं, जो बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरें आ रही हैं, वो हम देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये अमेरिका के नो हाउ में हो रहा है, अमेरिका को मालूम था इसके बारे में। और अब वहां पे जो सिचुएशन है, वहां पे तालिबान के आने को लेकर जितने मेजर पावर्स हैं, सारे के सारे स्केप्टिकल है, इंक्लूडिंग चाइना। चाइना भी पूरी तरह से नहीं कर सकता भरोसा तालिबान के ऊपर। और तालिबान भी बहुत कोशिश में दिख रहा है कि एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी तालिबान को मिल सके, क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने तालिबान के साथ बात करने का एक अलग रास्ता अख्तियार किया है। बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने कह दिया है कि बाय फोर्स अगर आप गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम साथ नहीं। चाइना भी अफगानिस्तान में तालिबान पर भरोसा नहीं कर सकता। डॉक्टर स्वास्तिक, आता हूं आपके पास। डॉक्टर संजय कुमार पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। चाइना की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि चीन अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में चीन की भागीदारी का इंतजार कर रहा है। चीन की मंशा क्या है, चीन की रणनीति क्या है, और क्या अंदर खाने चीन ने भी तालिबान कमांडर से, तालिबान के आतंकियों से बातचीत कर ली है कि वो देश चलाएं, उनका सपोर्ट चीन करेगा, आर्थिक मदद भी देगा, साथ ही साथ बाकी देशों को दरकिनार किया जाए? नहीं, अगर चाइना की बात कर लें तो चाइना ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन जब 2001 में जब तालिबान को हटाया गया और उसके बाद से रिनोवेशन ही तो हो रहा था, नए निर्माण ही तो हो रहे थे, 400 प्रोजेक्ट पर भारत ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, वहाँ के पार्लियामेंट से लेकर के, सलमा डैम से लेकर के, सारी जगह जो जिस तरह से निर्माण का कार्य हो रहा था, तो चाइना नहीं चाहता है कि इसमें भारत की बड़ी भूमिका हो। वो बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से वो उसमें पेश आ रहा था। और अब तालिबान अगर उसमें शामिल हुए हैं, 2 तस्वीरें देखने को हम लोगों को मिल रही है। थोड़ा इस पर यह करने की जरूरत है कि वो 70,000 लड़ाके 3,20,000 सैनिकों के साथ कैसे वो टकराते हैं और सैनिक भाग खड़े होते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं से वहां के लोगों का समर्थन भी तालिबानियों को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये नजारा जो एयरपोर्ट का दिख रहा है कि ये पता है लोगों को कि उस पहिए पर लटक करके हम कहीं नहीं जा सकते हैं, वह भी यूएस का ये है, जहाज है, और उसके पहिए पर लोग लटक रहे हैं बिना इसकी परवाह किए हुए कि हमारी जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। मतलब उनको पता है कि जब तालिबान आएंगे तो फिर कौन सा विध्वंसक नजारा यहां होगा।
कैसे यहाँ के सैनिकों का कत्लेआम होगा, किस तरह से उनको दंडित किया जाएगा। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों की भूमिका है वहां, और दोनों इस भूमिका में कहीं ना कहीं से तालिबानियों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे जनरल साहब कि जहां तक हथियार की बात थी, रूरल एरिया में तो वो सक्षम थे, लेकिन अर्बन एरिया में वो सक्षम नहीं थे। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अर्बन एरिया में भी वहां की सेना इस बात को महसूस की कि तालिबान से हम नहीं लड़ पाएंगे, तभी उन्होंने सरेंडर किया। चलिए आता हूं आपके पास, राष्ट्रपति है वो आता हूं। शिवाज साहब, तालिबान ने 17 अगस्त सुबह 8 बजे तक लोगों को अपने घरों में रहने को कहा है। अफरा तफरी का माहौल है, मॉल्स, बाजार, एयरपोर्ट, सबकी तस्वीरें आती जा रही हैं, लोग देख रहे हैं। खाने पीने की वहां पर दिक्कतें हो गई हैं। वहां पर अगर इस तरीके से काबुल तक और पूरे अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबानी आतंकियों ने इस देश को अपने कब्जे में ले लिया है, वहाँ पर अपनी सत्ता, अपनी सरकार बनाने की बात की जा रही है। अगर अब बड़े देश अपनी गलती को सुधारने की बात करते हैं, अगर अमेरिका कहता है कि नहीं मैं वहाँ पर वापस से सेना को उतारूंगा, इलेक्शन करवाए जाएंगे, लोकतांत्रिक सरकार बनेगी, ये होगा, ऐसा होगा, तमाम दावे अब आने वाले दिनों हफ्तों में किए जाएंगे, कितना मुश्किल होगा? बिल्कुल मुश्किल, अभी ऐसा नहीं होगा। देखो भूपेश, इसको इस तरीके समझें कि अब सिचुएशन जो है वो बड़ी नाजुक है। अब तालिबान को भी पता है कि अगर वो इसी तरीके से काम करेंगे तो उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, उनको एक्सेप्टेबिलिटी चाहिए। तो वो अब उनको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि उनका जो है वो गवर्न करेंगे, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को प्रेसिडेंट बनाएंगे, और वो चाहेंगे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा कंट्री उनको एक्सेप्ट करे। इसके अंदर चीन और पाकिस्तान तो इमीडिएटली करेंगे, रूस भी हो सकता करे, और ये एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बहुत अलग है, जो 1996 से 2001 से नहीं। और देखो सभी कंट्रियां अपना अपना इंटरेस्ट देख रही हैं, और इसी में भारत ने भी अपना इंटरेस्ट देखना है। आज जो चीन की बात हो रही थी, चीन का सबसे ज्यादा बड़ा इंटरेस्ट यही था कि वो एक प्रकार गारंटी लेना तालिबान से कि जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो कुछ ना करे विगर मुसलमानों के साथ सिंगजांग में, वो उन्होंने गारंटी दे दी है। तो मुझे लगता है चीन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाहिए पाकिस्तान से मोड़ के अफगानिस्तान, फिर ईरान और फिर मेडिटेरेनियन सी में ले जाएंगे। और उसके बाद जो ये रिसोर्सेज हैं अफगानिस्तान में, जिसमें जिंक भी है, कॉपर भी है, आयरन भी है, कोल भी है, और गैस भी है, ऑयल भी है, उसको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे। क्योंकि तालिबान भी चाहता है कि कोई आए और इन्वेस्ट करे, तो ऐसे में चीन उसके लिए फिट इन होता है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिसके पास डीप पॉकेट्स है। तो ये मेरे को लगता है तालिबान और चीन दोनों सोचते हैं विन विन सिचुएशन। डॉक्टर स्वास्थी, यहां पर चीन की तरफ से मीडिया में कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसमें वहां की विदेश मंत्री वांग यी को तालिबान कमांडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा गया पिछले दिनों। ऐसे में चीन की रणनीति क्या होगी, और चीन की रणनीति को देखते हुए, अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए हमारी रणनीति क्या होगी, और क्या वो रणनीति ठीक ट्रैक पे जा रही है? मैम जी, कोहली साहब, ऐसा है कि चाइना ने जो तालिबान डेलीगेशन वहां पे गया 28 जुलाई को की मीटिंग है जिसको आप रेफर कर रहे हैं, मेरा ख्याल है, तो वहां पे वो गए और उन्होंने बाकायदा इसके लिए काफी इसमें बात हुई कि कैसे जो ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, जो शिनजियांग प्रोविंस का वीगर मुस्लिम सेपरेटिज्म है, और तालिबान ने कहा कि देखिए हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे और आप बिल्कुल इस बात से फिक्र मत करिए एक्सेट्रा। और चाइना ने कहा कि ठीक है, इसके एवज में हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को तलाशेंगे। और बड़े मजे की बात है कि जब अमेरिकन एम्बेसी पर से आज अमेरिकन फ्लैग उतर चुका है काबुल में, अभी भी ऐसी सूरत में हमने काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी, लोगों में अफरा तफरी देखी, बावजूद इसके चाइना की एम्बेसी अभी तक फंक्शनल है। और अगर आपने सवेरे चाइना के न्यूज़पेपर्स वगैरह को देखे हो तो वो काफी अच्छी तरह इस बात को बोस्ट कर रहे हैं कि चाइना की जो एम्बेसीज है वो अभी भी फंक्शनल है काबुल में। तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरह का एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर चाइना इमर्ज कर रहा है ऐसे मौके पे जब यूएस वहां से रिट्रीट करता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है, चाइना इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा, न केवल इकोनॉमिक कारणों से बल्कि यूएस और चाइना के बीच में जो राइवलरी चल रही है और साउथ एशिया में किस तरह से चाइना इंडिया को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में किस तरह से घेरता है। तो दोनों एक तीर से दोनों निशाने तालिबान से चाइना इसमें साधेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात, एक और बात मुझे बतानी यहाँ पे जरूरी लग रही है कि देखिए, आज ही सवेरे व्हाइट हाउस का एक और पेपर आया है जिसमें बाइडेन ने 5 पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया है अफगानिस्तान को लेकर। तो उसमें बहुत सारी बात को तो हम कह सकते हैं रेटोरिक है, जैसे कि वीजा देना वगैरह, पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये
कि बाइडेन ने बिल्कुल क्लियर टर्म्स में कहा है कि देखिए, हम भले ही तालिबान को अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़ रहा है अमेरिका, और तालिबान वहां पे सरकार बनाए या जैसा पीसफुल तरीका ढूंढे, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट कोई एक्टिविटी होती है तो उसका अमेरिका पूरे मिलिट्री माइट के साथ रिटेलिएशन करेगा। नंबर एक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अमेरिका 5000 ट्रूप्स को जो इस वक्त स्टेशन है कुवैत में, अफगानिस्तान से हटके वो कुवैत चले गए थे, कुवैत एलाई है अमेरिका का बहुत नजदीक का, वहां से उन्होंने डिस्पैच कर दिया है अफगानिस्तान। तो इससे एक चीज हमें ये समझ में आती है कि अमेरिका ने जो भी वहां पे अपना जो नफा नुकसान देखा है, लेकिन ये बात समझ में आती है अमेरिका को कि अगर पूरी तरह से तालिबान को छोड़ दिया जाए वहां पर, तो वो बहुत बड़ा एक इररिपेरेबल डैमेज होगा अमेरिका के और अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट के लिए भी वहां पर। तो इस चीज का हमें इस पर गौर करना चाहिए। और आपका जो सवाल था कि भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत को वहां पे बहुत अच्छी, पहले तो तालिबान से आधिकारिक रूप से बातचीत उन्हें शुरू करनी चाहिए, क्योंकि कई बार तालिबान इस बात को कह चुका है कि इंडिया और पाकिस्तान का मसला उनका इंटरनल मसला है, यानी कि वो कश्मीर के प्रॉब्लम को इंटरनेशनलाइज नहीं करना चाहते। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका माइलेज हिंदुस्तान को लेना चाहिए। दूसरा, हिंदुस्तान को इस समय जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंटशिप है हिंदुस्तान के पास, तो हिंदुस्तान को अभी जो कुछ देर में मीटिंग होगी वहां पे एक स्ट्रांग मैंडेट उसका पुश करना चाहिए अफगानिस्तान के लिए। और तीसरा, हिंदुस्तान को यूनाइटेड नेशंस का जो असिस्टेंस मिशन चलता है अफगानिस्तान में, उसके मैंडेट को एक अच्छे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिहाज से प्रस्तुत करना। डॉक्टर, आप काफी अहम जानकारी आपसे मिल रही है। डॉक्टर संजय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर संजय, भारत की परियोजनाओं की बात करें, भारत की रणनीति की बात करें, जिस तरीके से तालिबान ने कह दिया है कि वो पाकिस्तान और कश्मीर के पछड़े में नहीं पड़ना चाहता है, भारत के साथ दोस्ताना संबंध चाहता है, अफगानिस्तान के विकास में उसको कई देशों की मदद की दरकार है, जिसमें भारत भी एक हो सकता है, ऐसे में कितना भरोसा किया जा सकता है तालिबान पर? नहीं, बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले देखा कि इमरान खान आकर के और जिस तरह से तालिबानियों का समर्थन कर रहे थे, खुश नजर आ रहे थे कि किस तरह से कल्चरली अमेरिका ने तालिबानों को एक तरह से दबाने की कोशिश की, वहां के कल्चर को मिटाने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जिस तरह से हवा दे रहा है, तो तालिबान इस बात को समझेंगे। भारत हवा देने का काम नहीं करेगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगा। तालिबान अगर भारत से मदद चाहेंगे, निश्चित रूप से यह भारत मदद करेगा, उनकी परियोजनाओं में आगे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार होगा, अगर एक डेमोक्रेटिक तरीके से वो अफगानिस्तान को लीड करना चाहे तो। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानियों की मिली भगत है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आकर के उनके हौसला को अफजाई कर रहे हैं, ये एक कहीं ना कहीं से एक सस्पिशस लगता है कि वो तालिबानी आज जो बोल रहे हैं, कल वो इस स्टैंड पर खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, या फिर वो अपना रुख बदल देंगे। इस पर भारत की रणनीति निर्भर करती है कि देखना होगा कि जब वो पूरी तरह से सरकार में आ जाते हैं और सरकार में आने के बाद फिर उनका रुख क्या होता है। अभी तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हमको भारत से कोई दिक्कत नहीं है, भारत से में कोई ये नहीं है, भारत भी अगर मिलिट्री ऑपरेशन जब तक अगर नहीं करता है मेरे खिलाफ, मुझे भारत से कोई शिकायत नहीं है। ये बातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इमरान खान आकर के उनकी बातें कर रहे हैं, तालिबानियों के बारे में कह रहे हैं कि उनके जो कदम है वो बिल्कुल सही कदम है, और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को जिस तरह से तालिबानियों ने हाईजैक कर लिया है, कल वो सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। मैं नहीं समझता हूं कि भारत जिसका रहा है मानवीयता के भी दृष्टिकोण से, चाहे यूएनओ में बोलने की बात हो, चाहे मानवाधिकार मंच पर बोलने की बात हो, भारत चुप नहीं रहेगा अगर तालिबान अपना तांडव शुरू करेंगे। सिवाज साहब, यहां पर आता हूं आपके पास, संजय जी आता हूं। सिवाज साहब, यहाँ पर भारत की स्ट्रेटजी वेट एंड वॉच की होनी चाहिए। आने वाले हफ्तों महीनों में क्या होता है, तालिबान का रूप रंग क्या दिखाई देता है, इंटरनेशनल बिरादरी किस तरीके से इंटरनेशनल फोरम पे उसको देखा जाता है, अपने अधिकारियों को वहाँ से निकाला जाए, अपने नागरिकों को वहाँ से सेफ निकाला जाए, जिस तरीके से हरदीप पुरी कह रहे थे कि हिंदुओं और सिखों को वहाँ से निकाला जाएगा। सिर्फ यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए या इसके अलावा कुछ प्रोएक्टिव होना चाहिए भारत को? हाँ बिल्कुल, देखो भूपेश, ये एक विडंबना है कि हम लास्ट 6 महीने में अपने आप को डिप्लोमेटिकली तैयार नहीं कर पाए। हमने जो भी सब कुछ अपना एक बास्केट के अंदर डाला, अफगान गवर्नमेंट की तरफ ध्यान रखा और बोलते रहे कि अफगान लेड, अफगान कंट्रोल और अफगान ओन्ड ही एक सोल्यूशन होना चाहिए। जब साफ दिख रहा था कि राइटिंग ऑन द वॉल वाज वेरी क्लियर कि तालिबान जिस तरीके से आ रहा है
वो तालिबान आने वाले समय में गवर्नमेंट बना सकता है। और कंट्री लाइक पाकिस्तान कंट्री वो तो इन्वॉल्व थी, पर चीन, उसके बाद ईरान, उसके बाद रूस, वो अपने रिलेशन धीरे धीरे तालिबान से बढ़ा रहे थे। और भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी से तो किया, मगर वो इतने हिसाब से नहीं किया जितना करना चाहिए था। डिप्लोमेसी से पता चलना चाहिए कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। नेशनल इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखें एक वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ है, आज एक इलेक्टेड जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने गिरा दिया है और पूरा वर्ल्ड क्वाइट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास कोई दांत नहीं है कि कुछ कर दे। ये एक विडंबना है। जो आपने क्वेश्चन पूछा भारत को क्या करना चाहिए, भारत को 3 चीजें। एक तो आपकी बात ठीक है कि भारत को जो हमारे 7 से 8 हजार इंजीनियर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनकी सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको बाहर जल्दी से जल्दी निकाले। दूसरा है ये 15 से 20 हजार जो आतंकवादी जो लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद और अल बदर के जो कि उनका मुंह मोड़ा जा सकता है भारत के जम्मू और कश्मीर में, उसका ध्यान देना है। यूं तो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो ध्यान बहुत जरूरी है। देखो उसी टाइम मुजाहिदीन आए थे 1989 में, 1990 में, और ऐसा ही कुछ माहौल हुआ। और तीसरा, हमने ईरान के साथ बात करके चाबार का जो पोर्ट है उसको एक्टिव रखना है, क्योंकि वो हम नहीं चाहते उस पर कोई खलास पड़े। हमने 1.8 बिलियन डॉलर उसमें इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसको हमने सेंट्रल एशियन स्टेट कई लाख करोड़ की परियोजनाएं भारत की अफगानिस्तान में चल रही हैं, उससे भारत को भी फायदा था, अफगानिस्तान का भी विकास उस पर काफ़ी निर्भर करता था। डॉक्टर स्वाति राव, मैं आपके पास आना चाहूँगा आखिरी सवाल लेकर। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार के आरोप लगातार चाइना पर लगते हैं, ऐसे में इस्लामिक संगठन को ड्रैगन इतना समर्थन क्यों दे रहा है, आप क्या समझती हैं? देखिए, ऐसा है कि ये अपने आप में जो जिस दौर में हम रह रहे हैं उसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन एक तरह से यही है कि वो चाइना जो लगातार इस्लाम को एक तरह की मेंटल इलनेस बताता रहा है, वीगर जो जिस तरह का वीगर क्रैकडाउन है वीगर्स के ऊपर शिनचांग प्रोविंस में, जिस तरह का मास सर्वेलेंस स्टेट है, वो अपने आप में बहुत ही अनकंफर्टेबल डिस्टर्बिंग तरीका है चाइना का कंट्रोल करने का उनकी पॉपुलेशन को। और इन सब के बावजूद इस तरह की प्रॉब्लम पर लगातार सिरे से जितना मुसलमान जो तबका है, मतलब जितने देश हैं, जितने और जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो सारे के सारे चुप हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बस ये है कि मुझे लगता है कि इन जनरल इस्लामिक वर्ल्ड में, जो मुस्लिम वर्ल्ड में यूनिटी का प्रॉब्लम इन जनरल है, और चाइना ने केवल इस तरह के डिवाइड का फायदा उठाया है। चाइना ने अपने जिसको कहते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी करके इनको खरीद लिया है, और इससे केवल ये पता चलता है कि जिस सो कॉल्ड इस्लामिक यूनिटी की दुहाई देकर बड़े बड़े इस तरह के कारनामे और टेररिज्म वगैरह को अंजाम दिया जाता है, असल में वो अंदर से वो वर्ल्ड बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है, और चाइना पूरी तरह से उसका फायदा उठाता है। जी जी, इस समय यही जाहिर होता है। बिल्कुल। चलिए अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के साथ ही अमेरिका समेत ज़्यादातर बड़े मुल्कों ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया है, अधिकारियों को वापस बुला लिया है। अफगानिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, चाहे एयरपोर्ट्स देख लीजिए, चाहे शहर देख लीजिए। तालिबान कमांडर्स, तालिबानी आतंकी जो हैं वो लगातार पूरे देश में घूम रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि पूरे देश पर कब्जा हो गया है। अब ऐसे में वहाँ पर तालिबान की सरकार बनेगी। चाइना पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन भारत ने भी अपनी रणनीति में कमर कस ली है। सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि वहाँ से लोगों को सेफली, अपने अधिकारियों को सेफली वापस लाया जाए, और उसके बाद तालिबान के साथ बात करके कहीं ना कहीं परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन तालिबान पर कितना भारत भरोसा करेगा या करना चाहिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर स्वाति राव हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ी रही, बहुत शुक्रिया मैम आपके एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। डॉक्टर संजय कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। और बड़ी बहस में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सहारा बनाओ।